हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही और आज मैं आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर के आई हूँ फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ब्रीदिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्वेश्चंस किए हुए हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ भी कर ली हैं। बहुत सारे MCQs हमने किए थे लास्ट लेक्चर में और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी किया हुआ था। ओके, और आज जो क्वेश्चंस हैं वो जो थोड़े क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हैं। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे हैं जुड़े हुए हैं उनको मेरा बहुत थैंक यू। और जो भी लोग चैनल पे हैं और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और जो TGT PGT एग्ज़ाम जो है बायोलॉजी का, उसकी डेट्स आ चुकी हैं, अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आप लोग अपनी तैयारियाँ बिल्कुल तेज़ कर दीजिए और MCQs करिए, सिर्फ रिविज़न करिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज ब्रीदिंग बिकम्स। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो जो ब्रीदिंग होती है उस पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, तो ब्रीदिंग जो है वो फास्टर हो जाती है और डीपर हो जाती है, यानी कि तेज़ और गहरी सांसें होती हैं। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर टेकिंग अ लॉन्ग डीप ब्रेथ वी डोंट नॉट रिस्पायर फॉर सम सेकेंड्स ड्यू टू। जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा गहरी सांस लेते हैं, यानी कि लॉन्ग देर तक के लिए डीप ब्रीथ करते हैं, तो कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसा होता है कि हमको रिस्पायरेशन करने में, सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम होती है। नाउ और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्ट, यानी कि रेस्ट के समय जो मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं बॉडी की वो बहुत ही कम होती हैं, मिनिमम होती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटिव ऑफ दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन का इंडिकेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो जो पहला वाला है कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, ओके, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है ये भी है जो असर डालेगी, यानी कि इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और जो पल्स रेट है इससे भी हमें इंडिकेशन मिलेगा। पल्स रेट के बारे में आप जानते ही होंगे, जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो हमारे पल्स चेक करता है, यानी कि हमारी रिस्ट को या फिर हमारी कलाई को पकड़ करके वो लोग जो है हमारी नब्ज़ देखते हैं या फिर पल्स चेक करते हैं ना। उसके बाद जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये है ऑक्सीजन जो है वो जो इनटेक की जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट होती है। ओके, तो इसका मतलब जो ऑल ऑफ डीज है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे फ्रेंड मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, हम लोग सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है उसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। इसको आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, जो ब्रीदिंग है, ओके, एक तरफ मैं यहाँ पे ब्रीदिंग लिख दे रही हूँ और यहाँ पे फिर आपका रेस्पिरेशन है। ओके, और जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। तो जो ब्रीदिंग होती है फ्रेंड, ये क्या होती है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर होता है। यानी जो ब्रीदिंग है इसमें मेनली क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, और जो रेस्पिरेशन है इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और इसमें जो फूड है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है जब हम लोग रेस्पिरेशन टर्म यूज़ करते हैं। और जब ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की, जो CO2 है ऑक्सीजन है, यानी कि गैसेस के एक्सचेंज की बात करते हैं। ओके, ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो आपका ब्रीदिंग है इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यानी जो ब्रीदिंग है इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पे रेस्पिरेशन है इसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन को कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेशन है वो और क्या कहलाता है, जो रेस्पिरेशन है इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। नाउ इंटरनल, ओके, तो जो ब्रीदिंग होती है इसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। ओके, ब्रीदिंग में क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। तो ब्रीदिंग में होता है डिफ्यूज़न। नाउ डिफ्यूज़न बताया था आपको कहाँ पर होता है, लेक्चर देखिएगा आप लोग ज़रूर, ये एल्वेलाई पे होता है। ओके, और एल्वेलाई जो होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मैक्सिमम आपका वहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन हो सके। तो ब्रीदिंग में क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। लेकिन रेस्पिरेशन होता है जो, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ओके, नाउ अब जो ब्रीदिंग है वो वॉलेंटरी एक्शन है। इसमें हम लोग
चाहें तो अपनी ब्रेथ को रोक भी सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, या बहुत डीप ब्रीथ कर सकते हैं। ओके, गहरी गहरी सांसें भी ले सकते हैं, स्लो भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक है ये। ओके, तो नाउ ये वॉलंटरी है, लेकिन जो आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है, इनवॉलंटरी है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, अनैच्छिक होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो ब्रीदिंग है इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो आपको पता है आपका रेस्पिरेशन में क्या क्या साइकिल्स वगैरह होती हैं, क्रेब साइकिल होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स जो होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, इसके अलावा आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन वही रेस्पिरेशन है जो कि हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं। बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के से कंबाइन कर जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो आपको पता होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक बार। इसमें क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6 है, और ये यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे 6 वाटर होगा, और यहाँ पे ATP रिलीज़ होगी। ओके, ATP का मॉलिक्यूल भी बनेगा, एनर्जी। नाउ एनारोबिक में आपको पता है, जैसे कि हमारे पास जो यीस्ट होता है, यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, और ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ATP रिलीज़ होती है, यानी कि ATP बनता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और मसल सेल्स की जहाँ तक बात है, तो मसल सेल्स में आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मसल सेल्स में। मसल सेल्स में जो है लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। ओके, जब बहुत ही स्ट्रेनियस या फिर हेवी एक्सरसाइज करते हैं, कभी कभी वहाँ पे क्या होता है, ऐसे अकड़न सी हो जाती है, स्ट्रेच आ जाती है, तो जनरली ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया। नाउ अब कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो वैसे मैं ये बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार। देखिए, जो सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेल सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होता है। सिलेंट्रेट्स में आप जैसे कि हाइड्रा है, वो क्या है, सिलेंट्रेट है। ओके, अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन या मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। तो अर्थवर्म जो है इसमें किससे होता है, मॉइस्ट यानी कि नम क्यूटिकल से होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। ओके, और हमारे पास जैसे कि इंसेक्ट्स, जैसे कॉकरोच है। ओके, कॉकरोच है, कॉकरोच में क्या होता है, इसमें स्पाइरेकल्स होते हैं, उससे क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और CO2 गैस बाहर निकलती है। ओके, तो इसमें मेनली जो कॉकरोचेस होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रैकियल सिस्टम। ओके, तो कॉकरोच में होता है ट्रैकियल सिस्टम, तो नाउन ट्रैकियल सिस्टम होता है इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे कि आपके क्रेफिश हैं, प्रॉन्स हैं, और वैसे मोलस जैसे कि यूनियो वगैरह होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें गिल्स भी पाए जाते हैं। वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं गिल्स। ओके, प्लेट लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और ये गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे प्लेस होता है। ओके, नाउ अब वर्टिब्रेट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको पता ही हैं, ये मैंने लेक्चर में बता भी दिया था। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें है, ड्यूरिंग रेस्ट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी आर एट देयर मिनिमम। ये हम अभी भी बात कर चुके हैं। हमारे पास नाउ फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन वेंटिलेशन रेट ऑफ लंग्स। ओके, कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि जो लंग के वेंटिलेशन रेट को बढ़ाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसको देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ए, यानी कि इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ हो जाता है इनहेल्ड एयर में, यानी इनहेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वो इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन इज सेंसिटिव टू, कि जो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो किसके लिए सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये क्या हो जाता है, बी, यानी कि जितना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ब्लड में होगा तो उतना ही ये सेंसिटिव होगा। यानी कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो ये सेंसिटिव होता है। ओके, उसके लिए बताता है, इंडिकेशन देता है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो 6th क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स इन द ब्रेन। ओके, कि ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है वो ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर से रेगुलेट होता है।
वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर कैन रिड्यूस द इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन। तो इसमें से कौन सा ऐसा जो है सेंटर है जो लिस्टेड है यहाँ पे, जो कि स्टिमुलेशन पे क्या होता है, इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन जो है वो रिड्यूस करता है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 6 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रेस्पिरेशन के। तो नाउ वन हमारे पास है द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली बाई। तो देखिए ये कहा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़ने की जो क्षमता होती है या एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लगभग 300 गुना होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में 300 नहीं है 200 है, तो हम लोग 200 को सही मानेंगे। ओके, नाउ टू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग हैज़ मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फ्रॉग के बारे में बात की जा रही है कि इसमें जो है कौन से ब्लड वेसल है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें कि मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये है पल्मोक्यूटेनियस वेन, ये फ्रॉग के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनको भी देख लेते हैं। वेन ऑक्सीजन इज़ इनएडुकेट, जब ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा नहीं होती, इनएडुकेट होती है रेस्पिरेशन में, तो फिर इस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो कहलाती है हाइपोक्सिया। ओके, डिसऑर्डर पे भी क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हाइपो मतलब वैसे भी कम होता है। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, द स्टेट ड्यूरिंग विच द रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ इनहिबिटेड इज टर्म्ड एट। ऐसी स्टेट जो है जिसमें कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो इनहिबिट हो जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यहाँ पे एनॉक्सिया। ओके, इसको कहते हैं एनॉक्सिया, कि जब रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इनहिबिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो थर्ड है ये देख लेते हैं, रवि हु लिव्ड एट सी लेवल। रवि जो है वो सी लेवल पे रह रहा है एंड हैड अराउंड 5 मिलियन RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ हिज ब्लड, और उसके ब्लड में लगभग 5 मिलियन RBCs हैं, 5 मिलियन RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर उसके ब्लड में है। लेटर व्हेन ही लिव्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 18,000 फीट शोड अराउंड 8 मिलियन RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। तो देखिए अब वो यहाँ पे कहाँ पे चला जा रहा है, जब सी लेवल पे था तब 5 था, देन उसके बाद ये जब ऊंचाई पे चला गया, अल्टीट्यूड जिसकी हाइट कितनी है, लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये गया है, तो जो RBCs हैं वो बढ़ गई हैं, 5 मिलियन से ये 8 मिलियन हो गई हैं। ओके, नाउ दिस इज़ एन अडॉप्टेशन बिकॉज, ये अडॉप्टेशन क्यों हो जाता है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जो हाई एल्टीट्यूड जो होते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह पे बहुत ऊंचाई पे जब जाते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जो RBCs होती हैं वो क्या करती हैं, मोर RBCs वर रिक्वायर्ड, अधिक RBCs की आवश्यकता होती है, ज़्यादा RBCs की आवश्यकता होती है, किस लिए, ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें, तो RBCs ज़्यादा बन जाती हैं। नाउ 4 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम इन। लंग्स का कंजेशन कब हो जाता है, तो किस बीमारी में ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो हार्ट फेलियर है इसमें ऐसा हो जाता है। ओके, लंग का कंजेशन हो जाता है। नाउ 5th हमारे पास देख लेते हैं, 5th क्या है, 5th में है द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज़ रिलेटेड टू। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी है वो किससे रिलेटेड होती है। नाउ हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, 5 के लिए सी हो जाएगा। नाउ फेलियर ऑफ वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, की लंग्स का जो है क्या होता है, वो फेलियर हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए थे। ओके, तो अब हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन। तो ना स्कॉर्पियन या बिच्छू जो है, आपको बताइए आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो बुक लंग्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द पिगमेंट हीमोसाइनिन इज़ फाउंड इन। हीमोसाइनिन पिगमेंट किस में पाया जाता है, तो जो पिगमेंट हीमोसाइनिन है वो किस में पाया जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो हीमोसाइनिन है वो पाया जाएगा आपका मोलस्का में। ओके, मोलस्का का जो मेंबर है आप तो जानते ही हैं, जैसे कि आपका वो ऑक्टोपस है मोलस्का में। ओके, और आपका जो पाइला है ये सब किस में आते हैं, मोलस्का में आते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 5th क्वेश्चन, उसके ही आगे का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मैच दिस आइटम गिवन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम 1 में क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो कि अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो मैंने करा भी दिए हुए हैं, बट कोई बात नहीं, आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि कराए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 है टाइडल वॉल्यूम, 2 है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड 3 है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड 4 है रेजिडल वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो कैपेसिटीज़ हैं उसके साथ इसको मैच करना है। कॉलम 2 में 2500 से 3000 है, फिर 1100 से 1200 है, 500 से 550 ml है एंड 1000 से 1100 ml है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा 5th का, वो क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो टाइडल वॉल्यूम है, ये मैंने अपने पहले लेक्चर में जितनी भी आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस थे उसमें कराया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जो टाइडल वॉल्यूम है वो लगभग 500 तक होता है, तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने रेंज बताई हुई है, तो 500 से लेके 550 ml तक है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास होगा 1100 से 1200। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, तो देखिए जो एक्सपायरेटरी है यहाँ पे वो हो जाएगा लगभग 2500 से 3000। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सपायरेटरी है वो यहाँ पे 2500 से 3000 है, और जो रेजिडुअल है वो है 1000 से 1100। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3214। तो 3 है, फिर 2 हो गया, उसके बाद फिर 1 है एंड फिर 4 है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6th क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 6th क्वेश्चन में हमारे पास जो होगा 6th क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स एक्सपिरेशन जब हम लोग कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हैं, तो जो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स इंक्लूड दी। तो अब जो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होती हैं उसमें क्या आता है, इनमें से जो ऑप्शन है, तो यहाँ भी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा एब्डोमिनल मसल्स। ओके, तो यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 7th क्वेश्चन हमारे पास है द बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू द ब्लड इज प्रेजेंट एज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का बल्क है, अधिक मात्रा जो होती है, तो क्या होता है वो बॉडी के टिश्यू से ब्लड में रिलीज होता है। ओके, और इस प्रेजेंट है, तो किस रूप में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो है बाइकार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज। कि आरबीसीज और ब्लड प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रेस्पिरेशन में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ये होती है पार्टली डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में कुछ रूप में वो प्लाज्मा में घुली रहती है, और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और जो पार्टली यानी कुछ जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में होता है। ओके, नाउ यहाँ पे अब हमारे पास इसके बाद आ गया है क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर द मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग बाई मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। अब कह रहे हैं कि इसमें से जो भी है ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 4 ऑप्शन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये एक पॉसिबिलिटी है किसके लिए एक पॉसिबिलिटी है ये, फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड्स टू ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग के लिए ये है क्वेश्चन, और उसके में जो ऑप्शन है वो आपको बताना है बाई मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो 9th है उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, वो कि जो डी वाला ऑप्शन है, यानी कि 1 कैन ब्रीथ आउट एयर। ओके, कि कोई भी पर्सन 1 कैन, ये क्या करते हैं, कोई भी पर्सन है वो एयर को बाहर निकाल सकता है, ब्रीथ आउट एयर थ्रू यूस्टेकियन ट्यूब्स बाय क्लोजिंग बोथ द नोज एंड द माउथ। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम अपनी नाक को बंद कर लें, यानी कि नॉस्ट्रिल्स को क्लोज कर लें और अपने माउथ को भी बंद कर लें, तो हम फोर्सफुली अगर एफर्ट करें, कॉन्शियस एफर्ट करें, तो यूस्टेकियन ट्यूब आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ईयर में प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ से भी एयर को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है
इसमें जो है ये फिगर दे रखा है और ये क्या शो कर रहा है, द फिगर गिवन बिलो शोज स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग। ह्यूमन लंग का स्मॉल पार्ट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। इन विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो वन पार्ट ए बी सी और डी इज़ करेक्टली आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन। तो ए यहाँ पर है, बी सी एंड डी। तो यहाँ पे देखना है हमको क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 10th है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो 10th का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ये जो है, आपको ये जो पिक्चर है, पहली बात तो ये जितनी जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे इसमें बना होगा और वहाँ पे भी आप पढ़ ही रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन वो है जो ए है। देखिए ये क्या होती है, ये एल्वियोलर कैविटी है। ओके, और एल्वियोलर कैविटी जो है वो क्या होती है, ये मेन साइट होती है एक्सचेंज की। ओके, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो जो ए है वो करेक्टली है यहाँ पे, और ये जो है आपकी एल्वियोलर कैविटी है और ये मेन साइट है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम लोग 11th क्वेश्चन ले लेते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड the human blood even after its uptake by the body tissue this oxygen। कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का जो लार्ज पोर्शन क्या होता है वो अनयूज्ड रहता है। ओके, अनयूज्ड रहता है ह्यूमन ब्लड में, यहाँ तक कि जब बॉडी टिश्यू उसको ले लेती है, अपटेक कर लेती है, उसके बाद भी काफ़ी पोर्शन जो है ऑक्सीजन का वो अनयूज्ड रहता है। तो ये ऑक्सीजन जो होती है इसके बारे में करेक्ट आंसर बताना है। तो दिस ऑक्सीजन ओके कि क्या करती है, एक्ट्स एज रिजर्व ड्यूरिंग मसल एक्सरसाइज। जब मसल एक्सरसाइज करते हैं तो वो रिजर्व की तरह काम करती है, बिहेव करती है। नाउ 12th हम लोग देख लेते हैं, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। तो ब्लड के पीएच में रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल। तो ये होगा कब, जब डिक्रीज द एफिनिटी। ये क्या करेगा, ये जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी को कम कर देगा। अगर ब्लड की पीएच कम होगी तो ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी को कम कर देगा। अच्छा क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे 13 देख लीजिए, विच टू ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ए टू बी यूजुअली टेंड टू अकर इन प्लेन ड्वेलर्स व्हेन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे जो प्लेन उड़ाते हैं, जो प्लेन ड्वेलर्स होते हैं, ओके, जब यानी कि जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और जब वो लोग हाई एल्टीट्यूड या किसी ऊंचाई या किसी पहाड़ पर जाते हैं तो उनके लिए कहा गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो 13 क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, 13 का आंसर ये हो जाएगा कि जो इनकी आरबीसीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ओके, नाउ जो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, ज़्यादा नंबर में उनके आरबीसीज का प्रोडक्शन होने लगता है। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताया था एक मैन है वो जो है वो सी पे रहता है, सी साइड पे है, और जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है तो उसकी आरबीसीज 8 मिलियन तक हो गई थी, पहले 5 थी। तो ये भी वैसा ही है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 13 का जो करेक्ट आंसर है वो बी तो हमने बता ही दिया है अभी। और यहाँ पे नेक्स्ट भी देख लेते हैं, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, और उसका ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस। ह्यूमन फीटस जो होता है उसका यानी कि जो बिल्कुल जो है फेटस का जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 14 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसकी जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए दैन ऑफ एन अडल्ट, यानी कि अडल्ट के बड़ों के कंपैरिजन में जो फीटस है उसकी ऑक्सीजन के साथ जो है जो एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन की वो ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो 15 क्वेश्चन है ये है, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ। जब हम लोग अपनी ब्रेथ या सांस को रोकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने देख लिए सारे क्वेश्चन।
और अब क्या करना है फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ थ्योरी का पार्ट बता रही हूँ, मैं कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है और मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर मैं आपका ये जो भी और भी डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड, हमने लगभग आपको जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उससे करा दिया है। ओके, और जो भी आपका पल्मोनरी कैविटी है वो भी हो गया है, जो बहुत ही अच्छे से उसको आप लोग देख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे एक आपका हेयरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स होता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्स होता है, इसको क्या कहते हैं, हेयरिंग। ओके, हेयरिंग एंड ये है ब्रेयर रिफ्लेक्स। ओके, ये क्या होता है, ये हेयरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स होता है। ओके, तो चलो यहाँ पे फ्रेंड इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।